इजराइल और हमास के बीच आज से 4 दिन का युद्ध विराम शुरू हो गया है। भारतीय समय के हिसाब से करीब 10:30 बजे युद्ध विराम ये शुरू हुआ है, जो शाम 7:30 बजे भारतीय समय के मुताबिक बंधकों को छोड़ने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और इस डील में इजराइल के 50 बंधकों के अलावा करीब 150 फिलिस्तीनी जो कि इजराइल की जेलों में बंद है, उनको भी छोड़ा जाना है। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। कमर आगा साहब जो कि एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए सर। साथ ही पूर्व राजदूत हैं प्रभु दयाल, वो भी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमसे जुड़ने के लिए। साथ ही उमा शंकर सिंह हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद है। उमा, सबसे पहले आपसे ही समझना चाह रहे हैं कि ये अदला बदली होगी जो बंधकों की और कैदियों की, उसकी क्या प्रक्रिया रहेगी? क्योंकि एक तरफ 50 बंधक छोड़ने की बात है, 150 फिलिस्तीनी कैदी उनको भी छोड़ा जाएगा। जी देखिए, भारतीय समय के हिसाब से 10:30 बजे जो युद्ध विराम है वो लागू हो गया और जो शर्तें तय हुई हैं उसके मुताबिक ये भी है कि जो इजराइल जो लगातार गाज़ा के ऊपर ड्रोन से सर्विलेंस करता है उसको रोकेगा। और वो जैसा कि युद्ध विराम लागू हो गया है तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इजराइल ने वो सर्विलेंस जो है अपना रोक दिया है। ये शर्त हमास की तरफ से इसलिए रखी गई क्योंकि जब वो बंधक को रिहा करेगा, जो कि स्थानीय समय के हिसाब से 4 बजे है, जो कि भारतीय समय के हिसाब से शाम 7:30 बजे होगा, तो उस समय जो पहली किस्त के तौर पे, पहले दल के तौर पे जो 13 बंधकों को रिहा करेगा, तो वो ये नहीं चाहता कि वो लोकेशन जो है वो इजराइल की सर्विलेंस में आए, क्योंकि उसको इस बात का अंदेशा है कि उसके बाद जब 4 दिनों की युद्ध विराम की समाप्ति के बाद जब फिर से इजराइल अपना ज़मीनी अभियान शुरू करेगा तो वो उस ठिकाने पर जाकर हमले की कोशिश कर सकता है। तो ये एक शर्त उसकी तरफ से है। दूसरी बात यह है कि जो बंधकों को, जो कि आज 13 बंधक को रेड क्रॉस को सौंपा जाएगा, रेड क्रॉस जो है उसको लेकर राफा बॉर्डर पर आएगा और राफा बॉर्डर पे जो इजराइल डिफेंस फोर्स है उनको वो बंधक सौंपे जाएंगे, जिनको कि लेकर फिर अस्पताल ले जाया जाएगा। 6 ऐसे अस्पताल जो हैं इजराइल ने वो आइडेंटिफाई किए हैं जहां पर उनको ले जाकर उनको इलाज दिया जाएगा, जिस तरह के भी उपचार की ज़रूरत है वो दी जाएगी, क्योंकि 7 हफ्ते से वो बंधक हैं। तो ऐसे में जो ट्रॉमा है उसके वो शिकार होंगे, तो उनको उसी लिहाज से जो इलाज है वो दिया जाएगा और फिर परिवारजनों से उनको मिलने दिया जाएगा। और उसके बाद जो डिब्रीफिंग होगी, क्योंकि लंबे समय तक वो बंधक रहे हैं वहाँ पर, तो किस तरह की जानकारी उनसे मिल सकती है ताकि बाकी बचे बंधकों को छुड़ाने में, अगर सैन्य अभियान के जरिए छुड़ाने की कोशिश आगे होती है तो उसमें वो काम आ सके। तो ये एक लंबी प्रक्रिया है जो शुरू होगी, क्योंकि आज पहली किस्त छोड़ी जा रही है, 4 दिनों तक ये सिलसिला चलेगा। और दूसरी तरफ 150 जो फिलिस्तीनी जो कैदी हैं वो जो छोड़े जा रहे हैं उनको पहले हाइफा लेकर जाया जाएगा, इजराइल के 2 जेलों से निकालकर, और फिर उनको रामाल्ला भेजा जाएगा। तो ये मोटे तौर पर आज प्रक्रिया है, लेकिन ये प्रक्रिया जो है हर दिन चलेगी, 4 दिनों तक चलती रहेगी। और एक आखिरी बात कि इजराइल ने अपनी तरफ से यह भी प्रस्ताव रखा है कि हर 10 बंधक के बदले वो 1 दिन और सीज फायर बढ़ा सकता है, लेकिन देखते हैं कि इस पर सहमति आगे बनती है नहीं। बिल्कुल, क्या आगे सहमति बनती है। कमर आगा साहब भी हमारे साथ हैं। आगा साहब, आप इस पूरी जो परिस्थिति बनी हुई है, 7 अक्टूबर को जो शुरुआत हुई और अब जबकि युद्ध विराम की बात हो रही है, आप किस नजरिए से देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए, ये बहुत ही डिफिकल्ट ऑपरेशन है। हमास की पूरी कोशिश होगी कि उसके ठिकानों का पता न चले, फिर उसके बाद ये कि किनको पहले छोड़ा जाए। इसी के बहुत बंधक हैं, 250 के करीब हैं, उसमें से उन्हीं ने आइडेंटिफाई किया होगा, इजराइल से बातचीत हुई होगी। फिर उसके बाद ये है कि जो इजराइल की जेल में पैलेस्टीनियंस हैं उसमें तय हुआ होगा कि कितने बच्चे, कितनी औरतें और लोगों को निकाला जाए। तो ये प्रक्रिया तो अब पूरी हो चुकी है। अब देखना यह है कि किस तरीके से बाहर आते हैं। ये बात तो तय है कि 4 दिन के अंदर धीरे धीरे ये लोग 10-10 करके या 12 करके इस तरीके से निकाले जाएंगे। और उसके बाद ये है कि फिर जंग शुरू हो जाएगी। समस्या ये है कि ये युद्ध विराम जो है केवल 4-5 दिन के लिए, 4 दिन के लिए 5वें का ऑफर आया है। उसके बाद फिर वैसे ही स्थिति हो जाती है। फिर उसके अलावा वहां भी 200 के करीब बंधक उनके पास भी बचे रहेंगे और लोगों के मरने की संख्या जो है लगातार बढ़ती चली जा रही है। मरने वालों में ज्यादातर बच्चे भी हैं, औरतें बहुत ज्यादा हैं। इस तरह के ऑपरेशंस में हमने देखा है बच्चे और औरतें ही ज्यादा मरती हैं। 2000 से ज्यादा लोग अभी मिसिंग हैं, जो मलबे के नीचे दबे हुए हैं, उनका पता नहीं, उनके पास मशीनें नहीं है मलबा साफ करने की। इन 4 दिन में उनको भी निकालना मुश्किल होगा, ये उन लोगों ने बताया है, फिलिस्तीनी
जो वहाँ पे अथॉरिटीज हैं या उनकी तो जो हेल्थ आगा साहब, मिनिस्ट्री है क्योंकि उसकी ये तरफ बताया से जा जो रहा है स्टेटमेंट। इस मुकाम तक भी अगर ये पहुंचा गया है कि युद्ध विराम, बेशक 4 दिन की बात हुई है, इसमें कतर की भूमिका, मिस्र की भूमिका अहम रही है और कहीं ना कहीं अमेरिका का दबाव भी रहा है। आपको लगता है कि जो आप बात कर रहे हैं कि 4 दिन के बाद फिर से युद्ध शुरू हो जाएगा, कोई एक परमानेंट सॉल्यूशन इन तमाम देशों के द्वारा या दबाव के जरिए हासिल किया जा सकता है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई परमानेंट सोल्यूशन फिलहाल नजर आता है, इसलिए कि इसराइल ने साफ कहा है कि ये जंग हमास ने शुरू की है, खत्म वो करेंगे। और इसराइल जनरली किसी के दबाव में नहीं आता। और फिर उसके बाद उसको अमेरिका की भी पूरी सपोर्ट है। उनका मानना यह है कि ये जितने भी हैं हमास में जिस तरीके का है, हमास में तो रहने लायक बचेगा नहीं, कुछ कोई लोग नहीं रह पाएंगे वहां पे आने वाले समय में। और फिर ये भी है कि उनका प्रोग्राम, वो चाहते हैं कि दूसरी जो मिलिटेंट ग्रुप है, खासतौर से हिजबुल्लाह से भी उनका लगातार कुछ ना कुछ फायरिंग और ये सब चल रहा है, तो उधर भी बढ़ने की आशंका नजर आती है। फिर ये है कि सीरिया पे भी रोजाना बॉम्बिंग होती है इसराइल की तरफ से। जो ईरानी ठिकाने हैं उनके ऊपर वो कहते हैं कि यहाँ पे ईरानियों का असलहा इकट्ठा है, या ये उनके सेंटर्स हैं ट्रेनिंग के। लेकिन सीरिया का कहना ये है कि यहाँ पे वो हमारे ठिकानों पे, सीरियन ठिकानों पे करते हैं, ब्लेम ईरान को करते हैं, इसलिए कि इतने ठिकाने ईरान के वहां नहीं है। तो ये एक लंबी लड़ाई है। दूसरी बात ये है कि इस समय जो गवर्नमेंट है इसराइल के अंदर, ये बहुत फार राइट गवर्नमेंट है। और इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है, और चाहत जिसे कहा जा सकता है, वो ये है कि वो वेस्ट बैंक को पूरी तरीके से अनेक्स करने का। असल में कंसंट्रेशन वेस्ट बैंक पे था। सडनली हमास के इस ऑपरेशन के बाद, जिसमें 1200 से भी ज्यादा इजरायलियों की हत्या हुई, जो कि बहुत ही सारी दुनिया ने जिसका खंडन किया है, और उसके बाद से अटेंशन शिफ्ट हो गई गाजा की तरफ। तो ये अपने ऑब्जेक्टिव है इनका। वेस्ट बैंक को वो कहते हैं कि ये उनके प्रॉफिट और उनके किंग्स की, बादशाहों की धरती है, ये बिब्लिकल लैंड है, ये होली लैंड है, इसको यहाँ से वो विड्रॉ नहीं करेंगे। और जेरूसलम को वो कहते हैं कि वो उनका यूनाइटेड कैपिटल है इसराइल का, वहां से भी नहीं जाएंगे। गाजा के लिए वो पहले कहते थे कि सिक्योरिटी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो उसको भी नहीं छोड़ेंगे। यानी ग्रेटर इजराइल बनाने का जो सपना है, उनको लगता है कि ये अच्छा वक्त है, अमेरिका की सपोर्ट है, अमेरिका जी। की भी दुश्मनी इन ग्रुप से है, इसलिए कि जो हिजबुल्लाह है, या फिर उसके बाद सीरिया में जो उनका का जो ऑब्जेक्टिव है वो रिजीम चेंज का है। इराक में जो शिया मलेशियाज हैं वो भी एक खतरा बनी हुई है अमेरिका को। हर दूसरे दिन अमेरिकन ट्रुप्स के ऊपर वो अटैक करते हैं। मरे तो नहीं है, लेकिन बहुत लोग इंजर्ड हो चुके हैं, काफी वहां डैमेज भी हुआ है। ये जी। प्लान तो है, किस तरह पूरा होगा ये कहना अभी मुश्किल है। अमेरिकन ट्रुप्स वहां बहुत बड़ी संख्या में है। 2 युद्धपोत यानी 2 जंगी बेड़े हैं, जिसमें दर्जनों जहाज और भी हैं, नेवी के नेवल शिप्स हैं वहां पे बिल्कुल, मौजूद। यहाँ पर तो आपने जो बताया कि इजराइल आने वाले चाहेगा वक्त कि में, वो अपनी जी जी, कमर आगा साहब, इसमें हम प्रभु दयाल जी जो कि पूर्व राजदूत है उनको भी इस चर्चा में शामिल कर लेते हैं। दयाल साहब, आपको क्या लग रहा है, जैसे कि कमर आगा साहब बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में लग नहीं रहा कि इतनी जल्दी ये युद्ध शांत होता हुआ, अभी इसका दायरा और बढ़ता हुआ दिख रहा है आपको? देखिए, कमर आगा साहब मेरे स्कूल के सीनियर हैं और उन्होंने जो भी कहा उससे मैं पूरी तरह एग्री करता हूं। ये 4 दिन का जो युद्ध विराम हुआ है, ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। और अगर हॉस्टेजेस रिलीज हो रहे हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये जो युद्ध पूरी तरह से खत्म होगा, मुझे नहीं लगता। जैसा कमर आगा साहब ने भी यही बात कही है। इजराइल ने तो ये बात स्पष्ट कर दी है कि ये 4 दिन के सीजफायर के बाद वो फिर से युद्ध आरंभ रखेंगे। और नेतन्याहू ने तो यहां तक कह दिया है कि वो युद्ध को खत्म नहीं होने देंगे जब तक हमास का पूरी तरह से खात्मा नहीं होता। तो ये लड़ाई क्या अभी खत्म हो जाएगी? मुझे नहीं लगता। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी, पूरी जो इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है, उसके सामने ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो किस तरह से इजराइल पे प्रेशर डाले कि वो जल्द से जल्द
ये युद्ध खत्म करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाए। इसमें कुछ चीजें जरूरी होंगी कि जो इजरायली हॉस्टेजेस हमास के कब्जे में है उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए, और उसके बाद पूरी तरह से बातचीत हो कि अब आगे किस तरह से स्टेप्स जरूरी हैं कि पीस को कायम किया जाए। और ये जो मारामारी चल रही है जिसमें फलस्तीनी सिविलियंस का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, इसको किस तरह से बंद किया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन ये अच्छा फर्स्ट स्टेप है कि 4 दिन का युद्ध विराम हो रहा है और 50 इजरायली हॉस्टेजेस को रिहा करने की बात हो रही है। अब आज ये पहले जो 13 हॉस्टेजेस हैं उनको दोपहर में वहां रिलीज किया जाएगा। हमें देखना होगा कि किस तरह से दोनों साइड रिएक्ट करती हैं। सुनने में आ रहा है कि जो इजराइल है वो हर इजरायली हॉस्टेज के लिए 3 पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स को छोड़ेगा। तो किस तरह से ये प्रोसेस आगे बढ़े और शांति को कायम किया जाए, मेरे विचार में पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। नहीं तो अगर ये युद्ध चलता रहा तो इजरायलियों का और फलस्तीनियों का तो नुकसान होगा ही, साथ में पूरी दुनिया का नुकसान होता रहेगा। बिल्कुल, मिडिल ईस्ट में जो तनाव बना है उसका पूरी दुनिया पर क्या असर हो रहा है। साथ ही हमारे जो साथी हैं उमा, क्योंकि इजराइल से होके आए हैं, उनसे भी ये समझने की कोशिश करेंगे कि आगे क्या परिस्थितियां हो रही हैं, हो सकती हैं। इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे। तो हम चर्चा कर रहे हैं इजराइल और हमास के बीच आज से जो युद्ध विराम की शुरुआत हुई है, 4 दिन तक ये युद्ध विराम रहेगा। इस पर उमा आप ये बताएं कि ये जब युद्ध विराम होगा, इस दौरान हम जानते हैं बहुत से जो गजा में जो नागरिक थे वो उत्तर से दक्षिण गजा आए थे, बहुत से लोगों को अपना घर छोड़ने को मजबूर होना पड़ा था। क्या ऐसी परिस्थितियां होंगी कि अगर वो वापस लौटना चाहें वहां लौट पाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए ये जो सवाल है बहुत अच्छा सवाल इसलिए है क्योंकि जो युद्ध विराम जब हो रहा है तो वहाँ के लोगों की उम्मीद थी कि जो अपने घर छोड़कर जिनको भागना पड़ा है वो वापस अपने घर जाएंगे, लेकिन ये ऐसा इजराइल जो है होने नहीं दे रहा। यानी कि जो अपना घर बार छोड़कर गए हैं दक्षिण गाजा वो वहीं रहेंगे। एक तो 4 दिन की अवधि बहुत छोटी अवधि है, अगर कोई वापस भी जाना चाहे तो जाकर वापस नहीं आ सकता, खासतौर पर तब जब इजराइल की कोशिश ये है कि उत्तरी गाजा में कोई भी नागरिक ना रहे, क्योंकि उसका ये कहना है कि इससे उनको जान का नुकसान ज़्यादा उठाना पड़ेगा। जो आंकड़े जो हमास के जो गाजा की अथॉरिटीज़ की तरफ से जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक तकरीबन 42 से 43 हज़ार घर जो हैं वो पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। इसके अलावा तकरीबन 2.25 लाख घर जो हैं उनको भारी नुकसान पहुंचा है, और जो लोग वहां से निकल कर गए हैं वो एक ऐसी सूरत हाल में रह रहे हैं जहां पे ना तो खाने की चीज़ें हैं, ना पीने की चीज़, साफ़ पानी है। ईंधन की कमी के चलते साफ़ पानी के जो संयंत्र हैं वो काम नहीं कर रहे, तो बहुत ही मुश्किल हालत है। तो 4 दिनों तक वहाँ पर राहत सामग्री तो पहुँचेगी। जानकारी ये भी है कि 100 ट्रक जो है मदद सामग्री की राफा बॉर्डर पे तैयार है और अब से कुछ घंटों के बाद वो गाजा जो है वो भेजा जाएगा। तो ये एक शुरुआत हुई है युद्ध विराम के तौर पे, उसमें 50 बंधक छूट रहे हैं। सवाल एक ये भी है कि बाकी 190 के आसपास जो बंधक हैं उनका क्या होगा। एक बार दोबारा से युद्ध शुरू हो जाएगा 4 दिनों के बाद तो फिर वो कब रुकेगा, क्योंकि हमने देखा है कि 7 हफ्ते लग गए इस युद्ध विराम तक पहुंचने में जो 4 दिनों का है। तो बहुत सारे सवालात ऐसे हैं जिससे जो 2-4 होना अभी बाकी है, लेकिन इतनी राहत की बात ज़रूर है कि गाजा के लोगों को कुछ वो जो मदद सामग्री वो पहुंचेगी जिसकी उनको बहुत ज़्यादा दरकार है। बिल्कुल, राहत सामग्री ज़रूर पहुंचेगी कमर आगा साहब, लेकिन जो स्थितियां बनी हुई हैं वो हम सभी जानते हैं किस तरह हालात रहे हैं। खासतौर से गजा की अगर बात की जाए, जब से ये युद्ध की शुरुआत हुई है 10,000 से ज़्यादा बेगुनाह लोगों की वहाँ मौत हुई है। हमास जो कि आतंकी संगठन जिसे कि ब्रिटेन, अमेरिका, यूरोपीय संघ ने घोषित किया है, उसने इसराइल में जो किया 1400 से ज़्यादा लोग वहाँ पे मारे गए। तो एक मासूम इंसान इस युद्ध की जद में आया है, उस सबसे ज़्यादा नुकसान इस वक्त एक आम नागरिक को, चाहे वो इसराइल हो, गजा में हो, उसको भुगतना पड़ रहा है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही। ये बड़ा चिंता का विषय है पूरी दुनिया के लिए। सभी लोग काफी चिंतित हैं। बेइंतहा डिमॉन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं पूरी दुनिया में, चाहे अमेरिका हो या इंग्लैंड में तो 1 मिलियन मार्च हुई है, लाखों लोग सड़क पे आ गए हैं। दोनों तरफ देखा जाए, चाहे इसराइल में जो लोग मरे वो भी उसमें अधिकतर बेगुनाह थे, और फिर ये भी है कि 14,000 के करीब अब फिगर पहुंच चुकी है गाजा के अंदर मरने वालों में, जिसमें अधिकतर बच्चे हैं और औरतें हैं। ये एक बड़ा मसला है। सबसे बड़ी समस्या इस समय ये है कि उनको राहत का सामान कैसे पहुंचाया जाए।
ये एक बड़ी समस्या हो गई है। फिर उसके बाद ये यही नहीं है, इसलिए कि अगर मकानों का दोबारा से बनना, जैसे अभी बताया गया कि इतने हजार मकान गिर गए हैं, 42,000, और बाकी मकान भी सेफ नहीं है, वो सब कैसे होगा, क्या होगा? मुझे नहीं लगता कि वहां पे आने वाले समय में ये लोग वहां पे रह पाएंगे। इनको वहां से छोड़ना पड़ेगा। इजराइल का प्रपोजल ये है कि इनको सिनाई पेनिनसुला में एक नया शहर बना के वहां पे बसाया जाए, लेकिन इजिप्ट को ये बात मंजूर नहीं है। वो रफा बॉर्डर खोलने पे भी तैयार नहीं है। तो बहुत समस्याएं हैं, बड़ी जटिल समस्याएं हैं। यूनाइटेड नेशन है में जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें बहुत डिवीजन है। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस एक तरफ नजर आते हैं, तो फिर दूसरी तरफ रशिया, चाइना अलग है। जनरल असेंबली में सपोर्ट जो है वो अधिकतर जो है वो पैलेस्टीनियंस के हाथ में है, इसराइल को बहुत कम है। तो पूरा यूनाइटेड नेशन जो है बिल्कुल लेम डक जिसे कहना चाहिए हो गई है। हालांकि उनकी जो एजेंसीज हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो या दूसरी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन वहां पे काम कर रहे हैं, वो बहुत सराहनीय उनका काम है। यहाँ उनकी यहाँ वजह पॉइंट से जिस जो कुछ पॉइंट को थोड़ी आपने कमर आगा बहुत साहब उठाया, यहाँ यूनाइटेड नेशन की भूमिका को लेकर मैं समझना चाहूंगी प्रभु दयाल जी से। सर, इस पूरे दौरान में आप यूनाइटेड नेशंस की भूमिका को कैसे देख रहे हैं? यूनाइटेड नेशंस एक बहुत ही इनफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि वो दो गुटों में बटा हुआ है। सिक्योरिटी काउंसिल के पास पावर्स होती हैं और उन पावर्स पे पूरा कंट्रोल P5 का होता है। तो P5 में एक तरफ तो रूस और चीन है, दूसरी तरफ यूएस, फ्रांस और यूके। तो ये दो अलग अलग गुट, और किसी साइड से भी कोई ठीक प्रपोजल आए तो दूसरी साइड उसमें नुक्स निकालती है और वो बात आगे नहीं बढ़ने देती। तो यूनाइटेड नेशंस के इनइफेक्टिव होने के पीछे ये एक बहुत बड़ा कारण। अब जैसा कमर आगा साहब ने कहा, यूनाइटेड नेशंस को एक्टिव होके इस मसले को सुलझाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। लेकिन इस वक्त यूनाइटेड नेशंस रिलीफ असिस्टेंस तो दे रहा है अपनी एजेंसीज के थ्रू, लेकिन शांति को बहाल करने में वो कायम नहीं हो पा रहा है, और बहुत तनावपूर्ण स्थिति है। पहली बात तो ये कि जो फलस्तीनी है वो तमाम बेघर हो गए हैं, और क्या उनकी हालत है, बिल्कुल नर्क जैसी जिंदगी हो गई है। दूसरी बात ये है कि इजराइल जो है उसने ये ठान ली है कि वो हमास का खात्मा करेगा, तो ये लड़ाई खत्म नहीं होती आ रही है। अब जैसा ये आपने एक सवाल पूछा था कि कहाँ ये फिलिस्तीनियों को ठहराया जाए, और खबर आगा साहब ने कहा कि इजिप्ट तो बॉर्डर्स नहीं खोलेगा। असली सोल्यूशन ये 2 स्टेट सोल्यूशन हो सकता है, जिसकी बात बहुत पहले से हो रही है कि इजराइल मंजूरी दे कि एक पैलेस्टीनियन स्टेट की स्थापना हो। किस तरह की वो स्टेट होगी, कितने पावर्स होंगे उस पर, और कितनी वो फुल स्टेट हो सकती है, इन सब पे बातचीत होनी होगी। लेकिन विदाउट अ होमलैंड फॉर पैलेस्टीनियंस, विदाउट अ 2 स्टेट थ्योरी बीइंग रियलाइज्ड, इसमें यहाँ कहीं पीस हो नहीं सकते, और फिर बार बार इस तरह के युद्ध होते रहेंगे।